Assalamualaikum. I am Tahira Abrar, lecturer visual impairment from Government Training College for the Teachers of Blind, Lahore. Today we will learn about the topic 4.11, retinopathy of prematurity. It is one type of retinal disorders, and this topic is from chapter number 4, eye conditions and their treatment. जी अगर हम पहले भी हमने बात की है रेटिनल डिसऑर्डर्स की और आरओपी की हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम इसको डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये टॉपिक अलग से हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेटिनोपैथी और प्री मेच्योरिटी क्या होती है। Retinopathy of prematurity is a potentially blinding eye disorder that primarily affects premature infants. आमतौर पर ये किन लोगों को मुतासर करती है? प्रीमेच्योर इन्फेंट्स को मुतासर करती है और ये ब्लाइंडिंग कंडीशन होती है। और उन बच्चों को जिनका वज़न आमतौर पर वेइंग अबाउट 2% पाउंड्स एंड 1250 grams or less that are born before 31 weeks of gestation, a full-term pregnancy. फुल टर्म प्रेगनेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं जी, एक मिनट ज़रा जी, हम बात कर रहे थे रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। थोड़ा सा इशू आ रहा है, एक मिनट। हाँ जी। Retinopathy of prematurity is a potentially blinding eye disorder that primarily affects premature infants weighing about 2%. थोड़ा सा विजन का प्रॉब्लम हो रहा है। तकरीबन 2 पाउंड के बच्चे होते हैं और तकरीबन 1250 ग्राम के और लेस देन इससे भी ज़्यादा कम होते हैं। तो ज़ाहिर है कि ये प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं तो इनको जहाँ दूसरे इश्यूज़ आते हैं वहाँ ये भी इश्यूज़ आते हैं। दैट आर बॉर्न बिफोर 31 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, अ फुल टर्म प्रेगनेंसी हैज़ अ गेस्टेशन ऑफ 38 to 42 वीक्स। तो प्रेगनेंसी जो होती है टोटल फुल टर्म जो होती है वो कितने वीक्स की होती है? 38 to 42 वीक्स की होती है। जबकि ये जो बच्चे पैदा होते हैं ये 31 वीक्स की गेस्टेशन के साथ पैदा हो जाते हैं, मतलब अभी उनका जो बिफ़ोर टाइम पैदा होते हैं उनका टाइम नहीं हुआ होता, पूरे 9 मंथ्स नहीं होते और ये इमेच्योर होते हैं। तो इस वजह से फिर इनमें इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। द स्मॉलर अ बेबी इज़ एट बर्थ द मोर लाइकली दैट बेबी इज़ टू डेवलप आरओपी। जितना ज़्यादा जो बच्चा है वो बर्थ के वक्त छोटा होगा उतना ही ज़्यादा फिर उसके साथ इशू होगा। अच्छा जी, हम बात करें दिस डिसऑर्डर विच यूजुअली डेवलप्स इन बोथ आइज़। और ये जो डिसऑर्डर है ये आमतौर पर दोनों आँखों में होता है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज़ ऑफ विजुअल लॉस। और ये आमतौर पर विजुअल लॉस की जो कॉमन कॉजेज़ होती हैं उसमें से एक है और आमतौर पर जो चाइल्डहुड में होती हैं एंड कैन लीड टू लाइफ लॉन्ग विजन इम्पेयरमेंट एंड ब्लाइंडनेस। और ये क्या करता है? लाइफ लॉन्ग विजुअल ब्लाइंडनेस जो है उसकी कॉज बनता है। आरओपी वॉज फर्स्ट डायग्नोज्ड इन 1942 और ये सबसे पहले डायग्नोज किया गया था 1942 में। 1942 में सबसे पहले डायग्नोज किया गया था 1942 में। जी अगर हम ये कहें कि आर देयर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आरओपी, तो
बिल्कुल सही है कि आरओपी जो है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, इसकी बहुत सारी स्टेजेस भी हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो हम कहेंगे यस, इसकी स्टेजेस है। आरओपी इज़ क्लासिफाइड इन 5 स्टेजेस। की 5 स्टेजेस है, रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड स्टेज 1 टू सिवियर स्टेज 5। जी, सबसे पहले स्टेज 1 की बात करते हैं। स्टेज 1 में क्या होता है? माइल्डली एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स ग्रोथ। मैनी चिल्ड्रन हु डेवलप्स स्टेज 1 improve with no treatment and eventually develop normal vision. The disease resolves on its own without further progression. होता क्या है कि जो माइल्डली, अगर ये डिज़ीज़ माइल्ड होती है, बहुत कम दर्जे की होती है और माइल्डली एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स ग्रोथ होती है, मतलब ब्लड वेसल्स की ग्रोथ जो है वो बहुत माइल्ड होती है, तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे इस स्टेज 1 पर जो है वो इम्प्रूव कर जाते हैं विदाउट नो ट्रीटमेंट। कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती और उनकी विज़न भी है नॉर्मल रहती है। एंड द डिज़ीज़ रिजॉल्व ऑन इट्स ओन विदाउट फर्दर प्रोग्रेशन, और इसमें प्रोग्रेशन भी नहीं होती और ये कि डेवलपमेंट नहीं होती कोई भी, और जो बच्चा है वो क्यों, उसका जो ट्रीटमेंट है वो खुद ब खुद ही हो जाता है, मतलब उसको किसी और डॉक्टर से ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अगर हम आ जाते हैं स्टेज 2 पे। अब स्टेज 2 की जब बात करें तो ये मॉडरेट की हम बात करें कि मॉडरेट एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स जो है उनकी ग्रोथ हो जाती है। माइल्ड में तो ये है कि विदाउट ट्रीटमेंट सारा जो है वो क्लियर हो जाता है, विजन भी ठीक रहती है और बच्चे को ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मॉडरेट एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स जब ग्रोथ होती हैं तो मैनी चिल्ड्रन हु डेवलप स्टेज 2 इम्प्रूव विद नो ट्रीटमेंट एंड एवेंचुअली डेवलप नॉर्मल विजन एंड दिस डिजीज़ डिजॉल्व्स ऑन इट्स ओन विदाउट फर्दर प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर भी ये होता है कि कोई प्रोग्रेशन भी नहीं होती, कोई डेवलपमेंट नहीं होती उसमें, मतलब डेवलपमेंटल नहीं होता ये जो डिसऑर्डर है। और यहाँ पर भी होता है कि मॉडरेट एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स जो ग्रो करती हैं वो आमतौर पर बच्चा विदाउट ट्रीटमेंट जो है वो ठीक हो जाता है, इम्प्रूव कर जाता है और विजन को भी कोई इशू नहीं होता। अब आ जाती है बात स्टेज 3 की। स्टेज 3 में क्या होता है? सिवियरली एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स ग्रोथ। अब यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो सवेयर हो जाती है, सवेयर ग्रोथ हो जाती है। द नॉर्मल ब्लड वेसल्स ग्रो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द आई इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग देयर नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न। अच्छा जी, यहाँ पर क्या हुआ कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है और बहुत ज़्यादा सवेयर हो गया यहाँ पर। अब ये होता है कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये आई की तरफ, आई के सेंटर की तरफ को मूव करना शुरू हो जाती है अलोंग द सरफेस ऑफ द रेटिना की सरफेस के साथ। सम इन्फेंट्स हु डेवलप स्टेज 3 improve with no treatment eventually develops normal vision। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो स्टेज 3 जो है उसको इम्प्रूव कर जाते हैं किसी ट्रीटमेंट के बगैर और आखिरकार जो है वो नॉर्मल विजन उनकी आ जाती है। However, when infants have a certain degree of stage 3 and plus disease develop, treatment is considered plus disease, means that the blood vessels of the retina have become enlarged and twisted, indicating a worsening डिसीज़। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ बच्चे तो इम्प्रूव कर जाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जिनमें सर्टन डिग्री ऑफ स्टेज 3 होते हैं, ख़ास स्टेज होती है, प्लस डिजीज़ डेवलप हो जाती है और इसको हम समझते हैं कि यहाँ पर ट्रीटमेंट होना चाहिए। और इसको प्लस डिजीज़ मीन्स दैट द ब्लड वेसल्स ऑफ द रेटिना हैव बिकम एनलार्ज एंड ट्विस्टेड। प्लस डिजीज़ का मतलब ये है कि रेटिना की जो डिजीज़ है वो ट्विस्टेड हो गई हैं और बहुत लार्ज हो गई हैं। अब क्या हो रहा है कि सिचुएशन जो है वो वर्स हो चुकी है, डिज़ीज़ वर्स हो चुकी है। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ये बगैर ट्रीटमेंट के ठीक नहीं होगा और इससे विजन भी जो है वो ख़राब हो सकती है, डिटेरियोरेट हो सकती है। ट्रीटमेंट एट दिस पॉइंट हैज़ अ गुड चांस ऑफ प्रिवेंटिंग रेटिनल डिटैचमेंट। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रिस्क आ जाता है कि जो पेशेंट है उसको रेटिनल डी अटैचमेंट के जो ख़तरा जो है वो बढ़ जाएगा। रेटिनल डी अटैचमेंट हो सकती है पेशेंट को, क्योंकि ये जो वेसल्स थी वो बड़ी हो गई हैं, लार्ज हो गई हैं और ट्विस्टेड हो गई हैं।
अब ये रेटिना के साथ साथ ग्रो कर रही हैं, तो इस वजह से क्या होगा कि जो रेटिना के साथ साथ ग्रो करेंगी तो फिर क्या होगा कि रेटिना को इसके बेड से अलहदा कर सकती है, मतलब रेटिना की जो दो बेसिक लेयर्स हैं उनको दूसरे से अलहदा कर देंगी एक दूसरे से, और रेटिना की डी अटैचमेंट जो है वो हो सकती है। अब आ जाती है स्टेज 4। स्टेज 4 पे क्या है, पार्शियल डीटैच रेटिना। अब जो ख़तरा था थर्ड स्टेज पर, वो ख़तरा यहाँ पर जो है वो हकीकत बन चुका है, और क्या हुआ है कि रेटिना डी अटैच होना शुरू हो गया, और लेकिन पार्शियल है। अब यहाँ पर पार्शियल डी अटैचमेंट हो रही है रेटिना की, ट्रैक्शन फ्रॉम द स्कार प्रोड्यूस्ड बाय ब्लीडिंग। अब क्या हो रहा है, इस ट्रैक्शन की वजह से जो स्कार्स बन गए हैं और ब्लीडिंग शुरू हो गई है, एबनॉर्मल वेसल्स जो हैं वो प्लस हैं द रेटिना अवे फ्रॉम द वॉल ऑफ द आई, और फिर क्या है, रेटिना जो है वो आई की वॉल से दूर होना शुरू हो गया है। अब जो स्टेज 4 आ जाती है, स्टेज 4 पे क्या है, कम्प्लीटली डिटैच रेटिना एंड द एंड स्टेज ऑफ दिस डिसीज़। ये जो स्टेज है स्टेज 5, ये एंड स्टेज है इस डिसीज़ की, और इसमें जो है रेटिना कम्प्लीटली डिटैच हो जाता है। इफ़ द आई इज़ लेफ्ट अलोन एट दिस स्टेज, अब यहाँ पर अगर आपने आँख को छोड़ दिया बग़ैर ट्रीटमेंट के, द बेबी कैन हैव सिवियर विजुअल इम्पेयरमेंट एंड इवन ब्लाइंडनेस। तो क्या होगा कि बच्चे को ब्लाइंडनेस हो जाएगी या फिर उसकी सिवियर विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है। मोस्ट बेबीज़ हु डेवलप ROP हैव स्टेज 1 और स्टेज 2। बहुत सारे जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं उनमें जो ROP डेवलप होता है वो स्टेज 1 और 2 का होता है। हाउएवर इन अ स्मॉल नंबर ऑफ बेबीज़ ROP वर्सन्स। तो लेकिन कुछ तादाद, थोड़ी सी तादाद ऐसी होती है बेबीज़ की जिसमें ROP जो है वर्स होता है, बैड कंडीशन में होता है। समटाइम्स वेरी रैपिडली अनट्रीटेड ROP थ्रेटन्स टू डिस्ट्रॉय विजन, और फिर ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ग्रो करता है, लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो फिर ये विजन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कैन ROP cause other complications? Yes, infants with ROP are considered to be at higher risk for developing certain eye problems later in life. तो जो ROP के साथ बच्चे होते हैं, मतलब रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, इसके साथ जो बच्चे पैदा होते हैं वो हायर रिस्क पर होते हैं कि वो सर्टन आई प्रॉब्लम्स का बाकी अपनी लेटर लाइफ में, फ्यूचर लाइफ में शिकार हो सकते हैं, सच एज रेटिनल डीटैचमेंट, मायोपिया, स्ट्रॉबिज्मस, क्रॉस्ड आइज जिसको कहते हैं, मायोपिया नियर साइटेडनेस होती है, ब्लायोपिया लेजी आई होती है, एंड ग्लैकोमा काला मोतिया जो होता है। इन मैनी केसेस दीज प्रॉब्लम्स कैन बी ट्रीटेड और कंट्रोल्ड। तो बहुत सारे केसेस हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको कंट्रोल किया जा सकता है अगर पहले से ही पता हो कि बच्चे को ये डिज़ीज़ है, और बच्चे अब फर्दर एट रिस्क होगा कि उसको ग्लैकोमा हो जाए, या स्ट्रॉबिज्मस हो सकता है, नियर साइटेडनेस हो सकती है, ब्लायोपिया या इस तरह की दूसरी डिज़ीज़ होंगी। तो फिर क्या होगा कि अगर तो वो फॉलोअप जारी रखेगा, अगर बच्चे का ट्रीटमेंट जो है वो चलता रहेगा, फॉलोअप होते रहेंगे, तो फिर क्या होगा कि वो डॉक्टर्स की जो है अंडर ऑब्जर्वेशन होगा। तो इस तरह की कोई भी डिज़ीज़ अगर उसको कोई चांसेस होंगे तो फिर क्या होगा कि उसको फौरी तौर पर ट्रीटमेंट हो जाएगा, और उसकी विज़न जो है वो डिटीरियोरेट होने से बच जाएगी, उसको विज़न लॉस नहीं होगा। तो इसके अलावा हम देख सकते हैं कि ROP की कॉजेज़ क्या होती हैं। जो ROP है उसकी बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती है। ROP अकर्स व्हेन एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स ग्रो एंड स्प्रेड थ्रू आउट द रेटिना। क्या होता है कि ROP जब होता है जब एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो रेटिना के ऊपर, पूरे रेटिना के ऊपर ग्रो कर जाती हैं और फैल जाती हैं। द टिश्यू दैट लाइंस द बैक ऑफ द आई। रेटिना क्या है, रेटिना वो टिश्यू है जो कि बैक साइड पर होता है आँख की। दीज एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स आर फ्रेजाइल एंड कैन लीक। ये जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स होती हैं फ्रेजाइल होती हैं और लीक कर सकती हैं, स्कारिंग का सबब बन सकती है रेटिना की, और रेटिना पर स्कार्स बन जाते हैं, ज़ख़म बन जाते हैं, और फिर क्या करती हैं कि रेटिना की जो नॉर्मल पोजीशन है, रेटिना की जो दो बेसिक लेयर्स होती हैं, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एंड सेंसरी रेटिना, और जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, ये क्या करती है कि रेटिना को अपनी बेड से, मतलब अपनी जो दूसरी लेयर होती है उससे पुल आउट कर लेती है, खींच लेती हैं ये वेसल, जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है वेसल्स की। दिस कॉजेज अ रेटिनल डीअटैचमेंट। रेटिनल डीअटैचमेंट इज द मेन कॉज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट एंड ब्लाइंडनेस इन ROP।
जी, रेटिना की डी अटैचमेंट जो है वो मेन कॉज होती है आरओपी की वजह से, और फिर ये ब्लाइंडनेस भी कॉज करती है। सेवरल कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आरओपी, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आरओपी की डेवलपमेंट के। द आई स्टार्ट्स टू डेवलप एट अबाउट 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जी, अब हम देखते हैं कि ये कैसे ये सिलसिला चलता है। तो आईज़ जो है वो कब बनना शुरू हो जाती हैं? प्रेगनेंसी के 16 वीक में, 16वें हफ्ते में प्रेगनेंसी के आईज़ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। व्हेन द ब्लड वेसल्स ऑफ द रेटिना बिगिन टू फॉर्म, the eyes start to develop at about 16 weeks of pregnancy, when the blood vessels of the retina begin to form at the optic nerve in the back of the eye. अब यहाँ पर इस स्टेज पर क्या होता है कि आँख की बैक साइड पर ऑप्टिक नर्व के ऊपर रेटिना शुरू हो जाता है और फिर ब्लड वेसल्स जो है वो बन रही होती है। द ब्लड वेसल्स ग्रो ग्रेजुअली, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ग्रेजुअली ग्रो करती हैं टूवर्ड्स द एजेस ऑफ द डेवलपिंग रेटिना। डेवलपिंग रेटिना के जो एजेस होते हैं, मतलब जो रेटिना है उसके जो एजेस होते हैं उसकी तरफ को ये ग्रो करना शुरू हो जाती है। सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, और क्या करती हैं ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं रेटिना को न्यूट्रिशन भी देती हैं और ऑक्सीजन भी देती हैं। ड्यूरिंग द लास्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी द आई डेवलप्स रैपिडली, और जो प्रेगनेंसी के 12 आखिरी हफ्ते होते हैं उसमें आँखें बहुत रैपिडली जो है डेवलप कर जाती हैं, और इस तरह से उनकी डेवलपमेंट जो है वो मुकम्मल होने की तरफ जा रही होती है। व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न फुल टर्म, जब जो बेबी है वो पूरे 9 मंथ्स के बाद पैदा होता है, द रेटिनल ब्लड वेसल्स ग्रोथ इज़ मोस्टली कंप्लीट। तो उस वक्त ये होता है कि रेटिना की जो ब्लड वेसल्स की ग्रोथ होती है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी होती है। द रेटिना यूजुअली फिनिशेस ग्रोइंग अ फ्यू वीक्स टू अ मंथ आफ्टर बर्थ। तो बर्थ के कुछ महीने के बाद जो है वो रेटिना अपनी ग्रोथ को फिनिश कर देता है। बट इफ़ अ बेबी इज़ बोर्न प्री मेच्योर, लेकिन अगर बच्चा पूरे 9 मंथ से पहले पैदा हो जाता है, बिफोर दीज ब्लड वेसल्स हैव रीच्ड द एजेस ऑफ द रेटिना, इससे पहले कि ये ब्लड वेसल्स जो है वो रेटिना के एजेस तक पहुंच जाएं, नॉर्मल ब्लड वेसल्स ग्रोथ में स्टॉप। अब क्या हुआ कि बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ और ये जो ब्लड वेसल्स थी इनकी ग्रोथ स्टॉप हो गई। द एजेस ऑफ द रेटिना के एजेस तक नहीं पहुंच पाया। द पेरिफ्री, जो पेरिफ्री होती है रेटिना की, जो साइड्स का जो एरिया होता है, मे नॉट गेट एनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। अब ये होता है, ये जो हमने पहले भी जिक्र किया है ना कि ये जो वेसल्स होती हैं ये ब्लड वेसल्स रेटिना को न्यूट्रिशन देती हैं। अब क्या हुआ कि रेटिना की जो ये ब्लड वेसल्स थी ये उस तरह से मुकम्मल तौर पर इनकी ग्रोथ नहीं हुई, रेटिना के एजेस तक नहीं गई, और ना ही उस हिस्से को इन्होंने ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन दी। Scientists believe that the periphery of the retina then sends out signals to other area of the retina for nourishment. Scientists इस बात पर बिलीव करते हैं कि जो रेटिना की पेरिफ्री होती है ये सिग्नल्स देती है, सेंड आउट करती है सिग्नल्स टू अदर एरियाज ऑफ द रेटिना फॉर नरिशमेंट के लिए रेटिना के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं उनको सिग्नल देती है। एज अ रिजल्ट न्यू एबनॉर्मल वेसल्स बिगिन टू ग्रो। अब होता क्या है कि जब बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होता है तो ये जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, वो एबनॉर्मल ग्रोथ होना उनकी शुरू हो जाती है। दिस न्यू ब्लड वेसल्स आर फ्रेजाइल एंड वीक। तो ये जो ब्लड वेसल्स होती है वीक होती हैं और एंड दीज कैन ब्लीड, और ये ब्लीडिंग शुरू हो जाती है इनसे, लीडिंग टू रेटिनल स्कारिंग, और इसकी वजह से रेटिना पर स्कारिंग आ जाती है। व्हेन दीज स्कार्स श्रिंक, और फिर क्या होता है कि जब ये स्कार्स जो हैं, ज़ख़म जो होते हैं, ये श्रिंक करते हैं, दे पुल ऑन द रेटिना, ये रेटिना को पुल कर लेते हैं, खींच लेते हैं, कॉजिंग इट टू डिटैच फ्रॉम द बैक ऑफ द आई। और फिर क्या होता है कि रेटिना जो है वो रेटिना जो है आँख के पिछले हिस्से से आउट, मतलब ऊपर से खिंच जाता है, अलहदा होना शुरू हो जाता है, डिटैच होना शुरू हो जाता है। ठीक है। हाउ इज़ ROP डायग्नोस्ड? अब हम बात करेंगे कि ROP को डायग्नोस कैसे किया जा सकता है।
Ophthalmologist IMTs who are skilled in the evaluation of infant eyes make the diagnosis of ROP, retinopathy of prematurity. They examine the eyes after the pupils are dilated with drops. आँख को ये डायलेट करके प्यूपल्स को डायलेट करते हैं और फिर जो है आई का एग्जामिनेशन करते हैं. देयर इज़ एक्टिव रिसर्च एवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल फोटोग्राफी फॉर डायग्नोजिंग ROP. होता यह है कि ROP को डायग्नोज करने के लिए फ़ोटोग्राफी की जाती है, डिजिटल फोटोग्राफी. इन्फेंट्स लेस देन 1500 grams, 3.3 lbs and with a gestational age less than 31 weeks undergo eye examination. वो बच्चे जो 31 हफ्ते से जो है कम गेस्टेशनल एज के साथ पैदा होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है कि उनका आई का एग्ज़ामिनेशन किया जाए. अदर इन्फेंट्स हु आर डीम्ड हाई रिस्क बाय द न्यू नेटोलॉजिस्ट माइट ऑल्सो बी स्क्रीन्ड. और जो बच्चे हाई रिस्क पर होते हैं उनका भी ज़रूर मुआयना होना चाहिए, उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए. हाउ डू डॉक्टर्स डिस्क्राइब ROP? डॉक्टर्स जो है वो इसको किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? ROP इज़ डिस्क्राइब बाय इट्स लोकेशन इन द आई, द जोन, बाय द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़, द स्टेज एंड बाय अपीयरेंस ऑफ द रेटिनल वेसल्स. ROP जो है उसको डिस्क्राइब किया जाता है इसकी लोकेशन से, इसका जोन जो होता है आई के अंदर, बाय द सिवियरिटी ऑफ डिजीज़, और उसकी स्टेज से कि कौन सी स्टेज पर चल रही है, एंड बाय द अपीयरेंस ऑफ द रेटिनल वेसल्स, और रेटिना की जो वेसल्स की अपीयरेंस है उससे हो रहा होता है, प्लस डिजीज़ से. द फर्स्ट स्टेज ऑफ ROP इज़ अ डेमिक्रेशन लाइन दैट सेपरेट्स नॉर्मल फ्रॉम प्री मेच्योर रेटिना. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें प्री मेच्योर रेटिना से जो उसकी नॉर्मल और प्री मेच्योर रेटिना को सेपरेट कर रही होती है, वो उस लाइन से इसको डिस्क्राइब किया जाता है. स्टेज 2 इज़ अ रिज विच हैज़ हाइट एंड विड्थ. स्टेज 2 जो है उसमें इसकी जो रिज है वो देखा जाता है, उसकी हाइट और विड्थ है. और स्टेज 3 पे द ग्रोथ ऑफ फ्रेजाइल न्यू एब्नॉर्मल ब्लड वेसल्स जो हैं वो देखी जाती हैं. एंड ROP प्रोग्रेस द ब्लड वेसल्स में engorge and become tortoise. प्लस डिजीज़ मतलब टूटी फूटी मुड़ी तुड़ी सी होती हैं, एक दूसरे में लिपटी होती हैं, भरी हुई होती हैं, इंगॉर्ज होती हैं, टॉटस होती हैं, मुड़ी तुड़ी सी जैसे ट्विस्टेड हो जाती हैं. इस तरह से ब्लड वेसल्स होती हैं. लास्ट स्टेजेस में ऐसे होता है कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो मुड़ी तुड़ी सी हो जाती हैं. अच्छा जी, हम कहाँ पर थे? अच्छा जी, ये पढ़ रहे थे हम हाउ इज़ ROP डायग्नोज्ड एंड हाउ डू डॉक्टर्स डिस्क्राइब ROP. अब देखते हैं कि हु रिक्वायर्स ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट किसको रिक्वायर होता है? व्हेन ROP रीचेज अ सर्टेन लेवल ऑफ सिवियरिटी कॉल्ड टाइप 1. जब ROP रीच करता है टाइप 1 पर, द पोटेंशियल फॉर रेटिनल डी अटैचमेंट एंड possible permanent visual loss. The potential for retinal detachment and possible permanent visual loss becomes great enough to warrant consideration of eye surgery. जी, क्या होता है कि जब ROP certain level of severity पर जाता है टाइप 1 में, जब ये सर्टन लेवल ऑफ सिवियरिटी पर जाता है तो फिर क्या होता है कि द पोटेंशियल फॉर रेटिनल डीअटैचमेंट becomes great enough to warrant consideration of eye surgery. तो यहाँ पर आई सर्जरी की बहुत सख्त ज़रूरत पेश आती है. What is the treatment for ROP? ROP का ट्रीटमेंट क्या है? The most effective proven treatment for ROP are laser therapy or cryotherapy. Laser therapy burns away the periphery of the retina. लेज़र थेरेपी क्या करती है? जो रेटिना की पेरिफ्री है उसको बर्न कर देती है. विच हैज़ नो नॉर्मल ब्लड वेसल्स, जहाँ पर नॉर्मल ब्लड वेसल्स नहीं होती. ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं ना कि रेटिना की पेरिफ्री पर जब बच्चे की प्री मेच्योर बर्थ हो जाती है, जब जो वेसल्स होती हैं वो रेटिना के एजेस तक नहीं पहुँच पाती,
और होता ये है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर क्या होता है कि रेटिना के एजेस पर जो वेसल्स होती हैं इनकी नॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो ये जो थेरेपी है इसमें रेटिना की पेरिफेरी को बर्न अवे कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि रेटिना के जहाँ पर नॉर्मल ब्लड वेसल्स नहीं होती वो एरिया जो है वो बर्न हो जाता है। विथ क्रायोथेरेपी physicians use an instrument that generates freezing temperature to briefly touch spots on the surface of the eye that override the periphery of the retina। अब क्या होता है कि रेटिना की जो पेरीफ्री है उसकी जो सरफेस है वहाँ पर जो ब्रीफली ये टच स्पॉट्स हैं वहाँ पर क्या होता है कि इट जनरेट्स फ्रीजिंग टेम्परेचर। जो क्रायोथेरेपी है इसमें फ्रीजिंग टेम्परेचर वहाँ पर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये डिसऑर्डर है वहाँ पर रुक जाता है। बोथ लेज़र ट्रीटमेंट एंड क्रायोथेरेपी डिस्ट्रॉय द पेरिफेरल एरियाज ऑफ द रेटिना। अब ये जो दोनों है ना प्रोसीजर्स, इन दोनों में जो रेटिना का एजेस है, रेटिना की जो पेरिफ्री होती है, रेटिना के जो किनारे हैं, उसकी जो साइड्स है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और फिर क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल ग्रोथ नहीं होती, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल्स हो रही होती है। अब क्या होता है कि जो पेरिफेरल एरियाज ऑफ द रेटिना है स्लोइंग और रिवर्सिंग द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल्स। तो क्या होता है कि नॉर्मल ब्लड वेसल्स की जो ग्रोथ हो रही होती है उसको रिवर्स कर दिया जाता है या फिर स्लो कर दिया जाता है, जो सारा ट्रीटमेंट होता है इसके ज़रिए से। अनफॉर्चुनेटली द ट्रीटमेंट ऑल्सो डिस्ट्रॉय सम साइड विजन। अब ये होता है कि आपको सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि रेटिना की जो पेरिफ्री है वो साइड विज़न के लिए साइड विज़न हमें दे रही होती है, नाइट विज़न हमें दे रही होती है, क्योंकि पेरिफ्री पर जो है वो रॉड्स जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है। तो जब पेरिफ्री जो है वो डिस्ट्रॉय होता है उसका पार्ट, तो क्या होता है कि फिर रेटिना अनफॉर्चुनेटली ये ट्रीटमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है साइड विज़न को। दिस इज़ डन टू सेव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर साइट। और क्या होता है द शार्प सेंट्रल विजन वी नीड फॉर स्ट्रेट अहेड। अब ये है कि हमारी सेंट्रल विजन तो बच जाती है। सेंट्रल विजन जो है वो वहाँ पर क्योंकि मैकुला से ज़्यादा वहाँ पर हमारे कॉन्स भी होते हैं, और मैकुला जो हमारी सेंट्रल विजन को के लिए ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो ये है कि हम सीधा देखेंगे और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हम ट्रेनिंग हो सकती है हमारी सेंट्रल विजन के साथ। अगर पेरिफेरल विजन चली भी जाती है तो बच्चा इस काबिल होगा कि वो अपनी जो सेंट्रल विजन है उसको इस्तेमाल करते हुए वो अपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं डेली लाइफ में वो कर सकेगा, रीडिंग कर सकेगा, स्विमिंग कर सकेगा, ड्राइविंग कर सकेगा। तो उसकी ट्रेनिंग होगी कि उसने किस तरह से अपनी रेजिडुअल विजन जो है उसको इस्तेमाल करना है। बोथ लेज़र ट्रीटमेंट्स एंड क्रायोथेरेपी आर परफॉर्म्ड ओनली ऑन इन्फेंट्स विद एडवांस्ड ROP, particularly stage 3 with plus disease. Both treatments are considered invasive surgeries on the eye, and doctors don't know the long term side effects of each. तो ठीक है कि लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं, क्रायोथेरेपी है वो परफॉर्म की जाती है इन्फेंट्स में और एडवांस्ड ROP में, और ख़ास तौर पर स्टेज 3 जो है प्लस डिजीज़ उसमें होता है। दोनों ट्रीटमेंट जो है उनको वो सर्जरीज़ जो है वो आँख के लिए ज़रूरी समझी जाती हैं, अगर लेकिन डॉक्टर्स जो है वो ये नहीं जानते कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो क्या हो सकते हैं। इन द लेटर स्टेज ऑफ ROP अदर ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस इंक्लूड स्क्लेरल बक्कल। दिस इन्वॉल्व्स प्लेसिंग सिलिकॉन बैंड अराउंड द आई एंड टाइटनिंग इट। इसमें क्या होता है कि सिलिकॉन बैंड्स जो हैं वो आँख के इर्द गिर्द कर दिया जाता है और इसको टाइट कर दिया जाता है। दिस कीप्स द विट्रस जेल फ्रॉम पुलिंग ऑन द स्कार टिश्यू एंड अलाउज द रेटिना टू फ्लैटन बैक डाउन ऑन टू द वॉल ऑफ द आई। ये क्या करता है कि रेटिना जो अपने वॉल से अलहदा हो रहा होता है, आई की वॉल से अलहदा हो रहा होता है, डीटैच हो रहा था, तो उसको फ्लैटन बैक कर देता है। और जो स्कार्स टिश्यू हैं उन रेटिना के उनको भी जो पुल आउट कर रहे होते हैं रेटिना को, उनको फ्लैटन बैक कर देता है। इन्फेंट्स हु हैव हैड अ स्क्लेरा बक्कल, वो बच्चे जिनको स्क्लेरा बक्कल है जिनके पास, नीड टू हैव द बैंड रिमूव्ड मंथ्स और ईयर्स लेटर। जिन्होंने स्क्लेरा बक्कल कराया होता है उनको, उन बच्चों के लिए ये होता है कि कुछ मंथ्स और ईयर्स के बाद इस बैंड को रिमूव कराना पड़ता है। सिंस द आई कंटिन्यूज टू ग्रो, कि जब तक आँख जो है वो ग्रो करना नहीं जब तक आँख ग्रो करना
जारी रखती है, अदरवाइज दे विल बिकम नियर साइटेड। और फिर अगर ऐसा ना किया जाए तो फिर इन बच्चों को नियर साइट का इशू हो जाता है, मायोपिक हो जाते हैं। स्क्लेरा बकल्स आर यूजुअली परफॉर्म्ड ऑन इन्फेंट्स विद स्टेज 4 और 5। आमतौर पर ये वो बच्चे जिनको स्टेज 4 और 5 होती है उनको ये ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा वायरेक्टोमी है। वायरेक्टोमी इन्वॉल्व्स रिमूविंग द विट्रस एंड रिप्लेसिंग इट विद अ सलाइन सोल्यूशन। वायरेक्टोमी में ये होता है कि जो विट्रस है उसको रिप्लेस कर दिया जाए एक सलाइन सोल्यूशन के साथ। आफ्टर द विट्रस हैज़ बीन रिमूव्ड, जब विट्रस रिमूव हो जाता है, द स्कार टिश्यू इन द रेटिना कैन बी पील्ड बैक और कट अवे। जो रेटिना के ऊपर स्कार्स बन गए होते हैं उनको कट अवे कर दिया जाता है या पील बैक कर दिया जाता है, मतलब उतार दिया जाता है। अलाउइंग द रेटिना टू रिलैक्स एंड ले बैक डाउन, ताकि रेटिना जो है वो रिलैक्स हो जाए और बैक डाउन हो जाए अगेंस्ट द आई वॉल के साथ दोबारा से बैठ जाए। वायरेक्टोमी इज़ परफॉर्म्ड ओनली एट स्टेज 5, और वायरेक्टोमी जो है आमतौर पर स्टेज 5 पर की जाती है। अच्छा जी, थैंक यू कहने से पहले एक दफ़ा फिर हम रिपीट कर लेते हैं कि ROP क्या है। ROP को थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं, फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। ROP जो है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी जो है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ROP क्या है और इसकी क्या स्टेजेस होती हैं। ROP में क्या होता है कि वो बच्चे जो प्री मेच्योर पैदा होते हैं और उनके 9 मंथ्स उनकी मदर की जो एज होती है, जो ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का, वो उनका पूरा नहीं हुआ होता और वो प्री मेच्योर पैदा हो जाते हैं। 31 हफ्तों के गेस्टेशन पीरियड से में ही पैदा हो जाते हैं। और उससे मतलब आमतौर पर तो ये होता है कि 38 to 40 वीक्स होते प्रेगनेंसी की, वो बच्चे इससे पहले पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो आई है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती। इसकी आमतौर पर 5 स्टेजेस होती हैं, जो 3 स्टेजेस होती हैं उसमें तो ये होता है कि बच्चा जो है वो जल्दी क्योर कर लेता है, उसकी विज़न को भी नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन लास्ट जो स्टेजेस होती हैं उस पर उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, सर्जरीज़ होती हैं। और ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसकी वजह से बहुत सारी ये जो ROP है इसकी वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे मायोपिया है, स्ट्रॉबिज्मस है, क्रॉस्ड आइज, एम्ब्लायोपिया और ग्लाइकोमा भी हो सकता है। तो इसलिए इसका फौरी तौर पर ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो ROP है वो आमतौर पर कॉज इस तरह से करता है कि ये प्री मेच्योर बर्थ होती है बेबी की, तो उसकी डेवलपमेंट सही नहीं हो पाती और रेटिना के एजेस पर एबनॉर्मल वेसल्स की ग्रोथ हो जाती है। और फिर क्या होता है कि इस एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से जो बच्चे की विज़न है वो ख़राब होना शुरू हो सकती है, रेटिना की डी अटैचमेंट हो सकती है। तो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा होता है इससे बचने के लिए कि बच्चे की विज़न को लॉस ना हो, फौरी तौर पर ट्रीटमेंट किया जाता है। पहले इसको डायग्नोस करते हैं डॉक्टर्स और उसके बाद इसकी सर्जरी करते हैं। और सर्जरीज़ जो हमने देखी कि उसमें बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं, कोशिश की जाती है कि पेरिफ्री को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि वो जो एबनॉर्मल ग्रोथ है पेरिफ्री पर वो जो है उससे रोका जा सके। इसमें कुछ साइड विजन चली जाती है। इसके अलावा स्क्लेरल बक्कल का इस्तेमाल भी किया जाता है और इसके अलावा वायरेक्टोमी की जाती है। जी, अब तक तकरीबन हमारे बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं और ये था रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।